तो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन। हम लोगों ने वर्षण के कई रूप पढ़े, वर्षा के प्रकार पढ़े, और वर्षण में हमने वर्षा के अतिरिक्त जो है वो हेल पढ़ा, ड्यू पढ़ा, उससे पहले आपने फॉग पढ़ा, फ्रॉस्ट पढ़े, ये सब चीजें पढ़ी। अब जो मूल चीज हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है वर्षा का वितरण। कहीं पर वर्षा कम तो कहीं ज्यादा। वर्षा वितरण, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है वर्षा वितरण। अब अक्सर हम लोग वर्षा के आधार पर पेटियां भी बनाते हैं। वर्षा वितरण को प्रस्तुत करने के लिए वर्षा पेटियां निर्धारित की गई है। वर्षा पेटियां निर्धारित की गई है। टू रिप्रेजेंट rainfall distribution rainfall belts have been identified. कौन कौन सी वर्षा पेटियां हैं? नंबर 1, तर अथवा अति आर्द्र पेटी, वेट ऑब्लिक वेट बेल्ट। आर्द्र पेटी ह्यूमिड बेल्ट। उप आर्द्र पेटी सब ह्यूमिड बेल्ट। अर्ध शुष्क पेटी सेमी एरिड बेल्ट। शुष्क पेटी एरिड बेल्ट। ये तो अब इतना लग गया कि नंबर 1 से नंबर 5 की ओर लगातार वर्षा का मान घटता जाएगा। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा यानी पेटी को निर्धारित करें साल भर में कितनी वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा। तो दिस इज द बेल्ट एंड एनुअल रेनफॉल। तो अगर एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर,
200 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर वर्षा होती है तो उसे वेट बेल्ट बोलेंगे। अगर आर्द्र पेटी है तो 100 से ज्यादा, 200 से कम। अगर उपाद्र पेटी है तो 50 से ज्यादा, 100 सेंटीमीटर से कम। अगर अर्ध शुष्क पेटी है तो 25 से ज्यादा लेकिन 50 सेंटीमीटर से कम। अगर शुष्क पेटी है तो रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम। इतनी तरह की पेटियां निर्धारित की जाती है। कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है वो शुष्क पेटी, और जिनमें सबसे ज्यादा वर्षा है वो आर्द्र पेटी। अब किसी जगह पर वर्षा कम और क्यों ज्यादा है, तो वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है, जिसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। तो जरा लिख लें। वर्षा के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी कारक फॉर रेनफॉल वेरिएशन। फैक्टर्स फॉर रेनफॉल वेरिएशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पहला फैक्टर आएगा नंबर 1, पवन दिशा। विंड डायरेक्शन, पवन दिशा। तो सपोज दैट ये कोई कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप है, ये हमने कह दिया महाद्वीप। और ये सागर अथवा महासागर है, ये सी है। इधर हमेशा ईस्ट होता है और इधर हमेशा वेस्ट होता है। अगर हमने ये कहा कि मान लो ये ऐसा इलाका है महाद्वीप का जिस पर ट्रेड विंड चल रही है, सपोज दैट कौन सी विंड चल रही है, ट्रेड विंड। मान लो ये इक्वेटर के पास का इलाका है और इस पर ये ट्रेड विंड इधर से आ रही है, तो ये ट्रेड विंड महाद्वीप पर पूर्वी तट की ओर से प्रवेश करेंगी और इधर ये पश्चिम की ओर जा रही है। तो ये जो विंड को नमी मिलेगी वो कहां से मिलेगी, इस सागर से मिलेगी। पूर्वी तट पर स्थित सागर से नमी मिल जाएगी। अब जैसे तट के ये अंदर आती चली जाएंगी तो इनकी नमी की आपूर्ति दूर हो जाएगी और होने वाली वर्षा का मान घटता चला जाएगा। तो
तो यहाँ ये इन क्षेत्रों तक खूब वर्षा कराएंगी। अब इधर जो होगा वो वर्षा का मान थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ वर्षा का मान और कम हो जाएगा, यहाँ वर्षा का मान और कम हो जाएगा। तो लगातार इधर पूर्व से इधर पश्चिम की ओर ट्रेड विंड के कारण वर्षा का मान घटता जाएगा। अब ट्रेड विंड उष्ण कटिबंध में चलती हैं, जहां तापमान ज्यादा है, वायु खूब गर्म होगी, वायु के पास नमी धारण करने की क्षमता भी होगी। तो जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना सागर पे ये उतनी नमी उठा लेगी। तो सबसे ज्यादा ये जो मॉइस्चर या नमी गिरेगी तो वो पूर्वी तट पर गिरेगी और धीरे धीरे पश्चिम की ओर इनका मान घटता चला जाएगा। तो ये हमने कहा कि ये व्यापारिक पवने हैं, तो ये अगर इक्वेटर से उत्तर की ओर है तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। तो व्यापारिक पवने क्या करती हैं कि अधिक वर्षा पूर्वी तट पर और बहुत कम वर्षा पश्चिमी तट पर करती है। इस तरीके से यहाँ पर वर्षामान घटता जाएगा। तो अब अगर इन्हें हम लोग बांटना चाहें तो अब बहुत आसानी से बट गया। यही डायग्राम सामने रख करके, यही कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ वर्षामान कैसा होगा, ज्यादा होगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ और कम होगा। इस तरीके से वर्षामान इनके घटते चले जाएंगे। तो यहाँ अगर हमने कहा कि वर्षामान कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो वर्षामान की अधिकता के कारण यहाँ अति आर्द्र पेटी हमें मिलेगी, ये तर बेल्ट मिलेगी। यहाँ ये तर होगा, यानी ये वेट होगा। और यहाँ जाएंगे तो ह्यूमिड होगा, यानी कि ये आर्द्र होगा। और अगर हम यहाँ आ गए तो अब और कम हो जाएगा, तो ये उपाद्र होगा, सब ह्यूमिड होगा। और अगर यहाँ आ जाएंगे तो अब ये अर्ध शुष्क होंगे, सेमी एरिड होगा। और ये जो इलाके होंगे वो एरिड यानी शुष्क होंगे। यानी अगर हम ऐसे मान लें कि ये 20 से हमने बांट दिया तो ये इक्वेटर हो गया, वही स्थिति बन गई जिसको दिखा रहे थे, कॉन्टिनेंट पर रख के देख लिया बेल्ट को। इधर सब क्या है, ये सागर हैं। यानी अर्थ क्या निकला कि अगर विंड डायरेक्शन सागर से, सी से लैंड की ओर है, स्थल की ओर है, सी टू लैंड है, तो रेनफॉल ज्यादा है। और अगर यही विंड डायरेक्शन स्थल से सी की ओर है तो रेनफॉल कम है। ये होता है। तो जिस तट पर पवन प्रवेश करती है उस तट पर अधिक वर्षा करती है, और जैसे जैसे तट से दूरी बढ़ती चली जाती है रेनफॉल घटती चली जाती है। तो पवन दिशा के कारण तो जो पवने जिस तट से प्रवेश करें
उस तट पर अधिक वर्षा। पवने जिस तट से स्थल पर प्रवेश करती हैं, वहां वर्षा का मान अधिक तथा जिस तट पर पवनें स्थल से सागर में प्रवेश करती हैं, तो स्थल की नमी को भी सागर की ओर ले जाती है। सागर में प्रवेश करती हैं, उस पर अत्यल्प वर्षा, कम वर्षा होती है। The coast of the continent at which winds arrive from sea receives heavy rainfall while the coast where winds departure from land to sea, low rainfall occurs। ये है, तो जहां पर सागर से तट स्थल पर आई तो वहां वर्षामान ज्यादा, और जहां स्थल से सागर की ओर गई महाद्वीप को पार करके तो उनकी सारी नमी महाद्वीप पर ही गिर जाती है। सो ऑल द मॉइस्चर गेट फॉलन ओवर द लैंड सरफेस, देन सो दैट्स व्हाई द ह्यूमिडिटी बेल्ट, वेट, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड एंड एरिड गेट अरेंज्ड। और इसी आधार पर अब आर्द्रता पेटियां, तो जिस तट पर आई वायु उस पर वेट, और जिस तट को छोड़ करके महाद्वीप को सागर में गई तो उस पर शुष्क पेटी पाई जाती है। तो ये वर्षा वितरण को प्रभावित करने वाली है। व्यापारिक पवनें पूरब से प्रवेश करती हैं और पश्चिम की ओर जाती हैं, इसीलिए व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में पूर्वी तट पर वर्षा वन, क्योंकि जितने ज्यादा पवनें कैसी होंगी, सागर के पास होगा तट, उतनी ही ज्यादा वर्षा होगी, और जितनी ज्यादा वर्षा होगी वनस्पतियां उतनी ही हरी भरी होती हैं। तो वहां वर्षा वन, और जहां वर्षा कम है तो वनस्पतियां सूखी, शुष्क या कटीली झाड़ियों वाली, यानी डेजर्ट बनते चले जाते हैं। तो यही कारण है कि व्यापारिक पवनों के वजह से
महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वन और पश्चिमी तट पर हमें मरुस्थल मिलते हैं। किन पवनों के कारण? ट्रेड विंड, क्योंकि ट्रेड विंड पूर्व से चलती है। तो जो हमें वर्षा वन मिलते हैं, जो रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? वो ह्यूमिड और वेट बेल्ट में मिलते हैं, आर्द्र और अति आर्द्र पेटियों में मिलते हैं। लिख लें। व्यापारिक पवने ये ट्रेड विंड है, पढ़ चुके हैं इनको। व्यापारिक पवने उपोष्ण बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर चलती है। व्यापारिक पवने पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। ट्रेड विंड्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यही कारण है कि व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में वर्षावन पूर्वी तट पर तथा मरुस्थल पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। This is the reason rainforest are found along the east coast while desert along the west coast into the areas of ट्रेड विंड्स। और ट्रेड विंड हमने आपको बताया पूर्व से आती हैं। तो अगर ये ट्रेड विंड पूर्व से आ रही है, ये कॉन्टिनेंटल एरिया हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रेड विंड्स हैं, इधर पूर्व से आई और इधर पश्चिम को जा रही है। ऐसे रफली बना लें। ये महाद्वीप है, दिस इज द कॉन्टिनेंट। ये तो अब यहां पर वर्षामान बहुत ज्यादा होगी,
यहाँ थोड़ी वर्षा कम होगी तो ये सब कैसे होंगे? वर्षावन के क्षेत्र होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा वर्षा वनस्पतियां उतनी घनी। यही कौन सी बेल्ट होगी? आप लोग पढ़ चुके हैं। बहुत ज्यादा वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, 100 से ज्यादा तो वेट और ह्यूमिड। ये वर्षावन के क्षेत्र हो गए। अब जब वर्षामान थोड़ी कम हो जाएगी तो अब वनस्पतियां उतनी घनी नहीं रहेंगी, तो अब यहाँ पतझड़ वनस्पतियां, जिन्हें आप लोग डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, तो ये सब ह्यूमिड होगा, उप आर्द्र पेटी होगी। वही स्थितियां हो गई। जैसी वर्षा वैसी वनस्पतियां। अब और आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हमें यहाँ पर और विरल वनस्पतियां मिलेंगी। तो अब ये अर्ध शुष्क यानी झाड़ियां, श्रब्स, ग्रास, घास, ये सब मिलेंगे। घास, झाड़ियां। यहाँ हमें डेजर्ट यानी कि मरुस्थल मिलेंगे। तो सब ह्यूमिड हो गया और सेमी एरिड हो गया। तो यहाँ जो हमें पतझड़ वनस्पतियां मिली, जिन्हें हम पर्णपाती वन कहते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये मिलते। तो वर्षा पेटी, वर्षामान और वनस्पतियां, यही स्थिति यहाँ इस गोलार्ध में भी होगी। तो फिर वर्षावन, पतझड़ वन, झाड़ियां, घास भूमियां और मरुस्थल, हमें इस तरह से यहाँ पर ये चीजें मिलती है। तो ये पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट में हमें डेजर्ट मिल गए। ये पूर्वी तट है तो हमें रेन फॉरेस्ट मिल गए। ये कौन सी विंड्स हैं? इन्हीं को हम ट्रेड विंड कहते हैं। ये व्यापारिक पवने हैं। तो व्यापारिक पवनों की दिशा ने वर्षा वितरण को तय कर दिया कि अधिक वर्षा पूर्वी तट पर और कम वर्षा पश्चिमी तट पर। तो क्या केवल धरती पर ट्रेड विंड ही चलती हैं? नहीं, और पछुआ पवनें भी चलती हैं, वेस्टर्लीज भी चलती हैं। जरा लिख लें, पछुआ पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी तट से प्रवेश करती है। वेस्टर्लीज enter the continent at west coast and departure from east coast तथा पूर्वी तट से सागर की ओर जाती है, सागर की ओर निकल जाती है। ये हुआ डिपार्चर फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट फॉर सी। तो सागर की ओर ये चली जाती है। तो जरा डायग्राम बनाकर देखें।
अगर हम यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, ये लिया डायग्राम, एक ऐसा कॉन्टिनेंट काल्पनिक बना लेते हैं, ऐसा होता है नहीं। चलो, अब इस कॉन्टिनेंट पर हमने ये कहा कि ये इक्वेटर है, ये हमने कहा कि सब ट्रॉपिकल बेल्ट मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, यहाँ 40 डिग्री नॉर्थ तक। तो फिर जब सूर्य मकर पर होगा तो यहाँ भी मैक्सिमम कितना डिग्री, 40 डिग्री साउथ तक सूर्य के साथ वायुदाब पेटियां खिसकती हैं। अब आपको वायुदाब पेटी वाली बात समझ में आई होगी। यहाँ जो बनता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, वो हमने कहा अधिकतम 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो यहां भी अधिकतम 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जाएंगी। ये स्थिति है। अब अगर हम लोग इसमें थोड़ा एक करेक्शन कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। वो क्या होगा, यहां तक हम दक्षिणी गोलार्ध में जमीन दिखा दें 40 डिग्री साउथ तक, यहां तक ये ब्लैक लाइन दिखा दी, और 90 में तो हम पोल तक भी दिखा सकते हैं, जमीन मिलती है। अब ये लैंड सरफेस है। अब इन सब में हम लोग जानते हैं कि सब ट्रॉपिकल हाइज होते हैं, तो सब ट्रॉपिकल हाइज के बदौलत ये चलती हैं ट्रेड विंड्स, ये ट्रेड विंड्स का है व्यापारिक पवने, आप लोग इनको जानते हैं, ये इनका इलाका है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। यहां से जो विंड्स चलती हैं वो वेस्टर्लीज यानी कि पछुआ पवने हैं। ये गई वेस्टर्लीज, तो वेस्टर्लीज पश्चिमी तट पर तो प्रवेश करती हैं और पूर्वी तट पर एग्जिट करती हैं कॉन्टिनेंट से, और ट्रेड विंड ईस्टर्न कोस्ट से एग्जिट करती हैं और ईस्टर्न कोस्ट से एंट्री करती हैं और वेस्टर्न कोस्ट पर एग्जिट करती है। ये अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ट्रेड विंड्स और उसको दिखाया। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में भी वेस्टर्ली चल रही होंगी, लेकिन हमें वर्षा वितरण से मतलब है, तो इसलिए इनको चाहे दिखाएं या ना दिखाएं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बाद लैंड नहीं होती। सागर होते हैं। तो जब ये 40 पर पछुआ पवनें चल रही होती हैं, तो अब आपको याद आ गया होगा कि यही पछुआ पवनें 40 डिग्री पर किस नाम से जानी जाती हैं? रोरिंग 40s, और 50 डिग्री पर फ्यूरियस 50s, 50 मीन्स 50s, और 60 डिग्री पर श्रीकिंग 60s। ये सब बातें आपको पता हैं। तो गरजती 40, प्रचंड 50, चीखती 60, यही है। ये गरजती 40 डिग्री पर,
ये प्रचंड 50 डिग्री पर, ये 60 डिग्री पर चीखती साठा। लेकिन ये रेनफॉल वितरण में नगण्य भूमिका निभाती है, क्योंकि इनके मार्ग में स्थल नहीं पड़ते। तो स्थल के अभाव के कारण इनको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा शो नहीं कर रहे, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ दिखाया। अब अगर हम लोग अपने उसी कंसेप्ट पर आ जाएं, तो यही था कंसेप्ट कि यहाँ हमें क्या मिलेंगे, वर्षा वन, क्योंकि यहाँ ह्यूमिड और वेट रेन फॉरेस्ट, यहाँ हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ हमें झाड़ियां और घास भूमियां, श्रब्स एंड ग्रासेस, और यहाँ पर अब हमें कटीली वनस्पतियां और ये डेजर्ट मिलते हैं। ये डेजर्ट हमें पश्चिमी तट पर मिले। ये तो ट्रेड विंड का कंसेप्ट है। अगर हम यहां चले जाएं तो अब हमें यहां वही फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड वही, और डेजर्ट। तो ये जो डेजर्ट हमें यहां मिल रहे हैं, ये तो 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी ठंडे क्षेत्र के पास मिल रहे हैं, और ये डेजर्ट हमें यहाँ सब ट्रॉपिकल बेल्ट में मिल रहे हैं, तो ये गर्म है। तो इन्हें हम लोग वार्म डेजर्ट कहते हैं, गर्म मरुस्थल कहते हैं, और इनको हम शीत मरुस्थल कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट किसके कारण बने? पछुआ के कारण। और वार्म डेजर्ट किसके कारण बने? व्यापारिक पवनों के कारण, ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड वर्षा वन पूर्व में बनाएंगे और डेजर्ट पश्चिम में बनाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि गर्म मरुस्थल हमें कहाँ मिलते हैं? पश्चिम में। और ठंडे मरुस्थल कहाँ मिलते हैं? ये पूर्व में। मरुस्थल कहाँ होते हैं? जहां पर वर्षामान कम है, और जो भी है उसे हवाएं उड़ा करके, उसका बाष्पन करा करके नमी कहाँ ले गई? इधर सागर की ओर, क्योंकि ये तो सब सागर हैं। अब आपके ये कंसेप्ट ठीक हो गए होंगे। और इधर के सागर से ये नमी लेकर आई थी। तो ये पछुआ पवनों का साम्राज्य है। तो पछुआ पवनों के साम्राज्य में हमें वन पश्चिमी तट पर और मरुस्थल पूर्वी तट पर। ट्रेड विंड के साम्राज्य में हमें वन पूर्वी तट पर और मरुस्थल पश्चिमी तट पर मिलते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि वर्षा पेटियां जो होती हैं, आर्द्र से लेकर के किसकी ओर? शुष्कता की ओर। व्यापारिक पवनों में क्रमशः पूर्व से पश्चिम की ओर, और पछुआ पवनों के मार्ग में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलती है। कितना बढ़िया कंसेप्ट और इजी कंसेप्ट निकल आया कि हम लोग आसानी से अब वितरण को समझ सकते हैं। यही हमने बताया था। वेस्टर्लीज एंटर द कॉन्टिनेंट एट वेस्ट कोस्ट एंड डिपार्चर फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट फॉर द सी, while the trade wind enter the continent at the east coast and their departure takes place at the west coast. That's why rainfall distribution into the westerlies winds domain is west to east, while the rainfall distribution into the trade wind domain is east to west. Any doubt? Probably it would be clear. तो ये हम लोगों ने अभी बताया पवन दिशा। तो पवन दिशा ने तय किया, तो हमने दो प्रभावी पवनें ली, व्यापारिक पवनें और कौन सी? पछुआ पवनें।
तो जरा हम लोग पछुआ पवनों को डिस्कस कर रहे हैं, तो इन पर कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, तो पछुआ पवनों के क्षेत्र में वन पश्चिमी तट पर और मरुस्थल पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। पछुआ पवनों के क्षेत्र में, उनके प्रभाव क्षेत्र में वन पश्चिमी तट पर, क्योंकि वो पश्चिम से प्रवेश करती हैं, पश्चिमी तट पर तथा मरुस्थल पूर्वी तट पर मिलते हैं। तो in the domain area of Westerlies forest are found along the west coast and deserts along the east coast of the continent. ये स्थिति हो गई। अब ये क्लियर हो गया आपको कि अब हम आसानी से वनस्पतियों का वितरण और इन तापमान के आधार पर भी इसे रख पाएंगे, जिससे हमारा जलवायु वर्गीकरण भी बहुत सहज हो जाएगा। बहुत बेसिक बातें जो 9-10 तक की एनसीईआरटी में है ज्योग्राफी की, वो बस एटलस के साथ सुमेलित करना। कुछ चीजें 11-12 के एनसीईआरटी से जरूरत होती है, जो बीच में हम आपको नमक की तरह स्वादानुसार मिला देते हैं। तो इन द डोमेन एरिया ऑफ द वेस्टर्लीज फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द वेस्ट कोस्ट, ये सिस्टम बन गया। अब बचती है तीसरी प्लानिटरी विंड। वो है क्या, आपकी ध्रुवीय पूर्वी पवनें। और ध्रुवीय पूर्वी पवनें ध्रुव से आती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, लेकिन ये वर्षा वितरण में कोई खास भूमिका का निर्वहन नहीं करती, क्योंकि इनकी वायु ठंडी होती है। और हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठंडी वायु में नमी धारण करने की क्षमता नहीं होती। सो द एयर ब्रॉट बाय द पोलर ईस्टर्लीज इज कोल्ड, एंड कोल्ड एयर हैज द नेग्लिजिबल कैपेसिटी to wear the water vapor. That's why the negligible role or insignificant role is into rainfall distribution at the globe. तो ग्लोब पर वर्षा वितरण में ध्रुवीय पूर्वी पवनों की भूमिका नगण्य है। लिख लें। भूमंडल पर ध्रुवीय पूर्वी पवनों की भूमिका नगण्य है, क्योंकि इनकी शीत वायु में नमी धारण करने की क्षमता
बहुत कम होती है। इसलिए वर्षा में तथा उसके वितरण में इन पवनों की नगण्य भूमिका रहती है। पोलर स्टडीज plays negligible role in the rainfall and its distribution because of the cold air। और कोल्ड एयर में, ठंडी वायु में नमी धारण करने की क्षमता नहीं होती। एंड लीस्ट कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर, क्योंकि वो ठंडी है। इसलिए हम वनस्पतियों का वितरण वर्षा के आधार पर और वर्षा का वितरण हम पवनों की दिशा के आधार पर कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हमने पूरे ग्लोब पर लगा दिया। तो पवन दिशा का कंसेप्ट क्षेत्रीय आधार पर भी लग सकता है, जैसे मानसूनी पवनों का प्रभाव। तो जो मानसूनी पवनें हैं वो भारत के जिस तट से प्रवेश करती हैं उस पर ज्यादा घने वन मिलते हैं। क्योंकि मानसूनी पवनों की दिशा एक जैसी नहीं रहती है, गर्मियों में अलग और सर्दियों में अलग। तो मौसम के विपरीत होते ही मानसूनी पवनों की दिशा भी विपरीत हो जाती है। तो अगर मानसूनी पवनें गर्मियों में दक्षिण पश्चिम से चलती हैं तो सर्दियों में उत्तर पूर्व से चलती है। लेकिन उसी आधार पर हम भारत में भी वनस्पतियों के वितरण इत्यादि को समझ लेंगे। यहाँ अभी हमने इनकी बात की, लेकिन अब इन सब बातों को शामिल करने के लिए ये तो वैश्विक पवने अथवा भूमंडलीय पवने हो गई। इसके तो कंसेप्ट वही रहेगा, पवन दिशा। इतना समझा दिया, मेंस के लिए भी काफी है और प्री के लिए भी बहुत सारी चीजें हो गई। अगला अगर हम फैक्टर ले लें, नंबर 2, क्या बताया, फिजियोग्राफ भू आकृतियां। तो भू आकृतियों में पर्वत और उच्च भूमियां वर्षा वितरण में भूमिका निभाती है। पर्वत एवं उच्च भूमियां वर्षा वितरण में भूमिका निभाती है। माउंटेन्स एंड हाईलैंड
play the role in rainfall distribution. तो पर्वत या उच्च भूमियों के हम ढलानों को दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक वो ढलान जिस पर कोई पवन आरोहण करती है, विंडवार्ड स्लोप, और जिस पर कोई पवन नीचे उतरती है, लीवार्ड स्लोप। तो इसको हम लोग लीवार्ड स्लोप कहते हैं, जिस पर पवन नीचे आ रही है, और जिस पे पवन चढ़ती है उसे हम विंडवार्ड स्लोप कहते हैं। विंडवार्ड स्लोप पर चढ़ती हुई पवन ठंडी होती है, और ठंडी होती हुई पवन से बादल बनते हैं, और बादल से फिर क्या होगी, वर्षा होती है। तो अब इसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो जो विंडवार्ड स्लोप होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम पवन अभिमुखी ढाल कहते हैं, और लीवार्ड को हम पवनापमुखी ढाल कहते हैं, तो भूआकृतियों के ढाल को दो विपरीत प्रकारों में बांटा जाता है। भूआकृतिक ढालों को वर्षा वितरण हेतु दो प्रकारों में बांटा जाता है। फिजियोग्राफिक स्लोप्स यानी पर्वतों और पठारों के ढाल, are divided into two types on the basis for the rainfall distribution। तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये काम करते हैं। तो पहला जो स्लोप होता है पवन अभिमुखी ढाल, जिस पर आके पवन टकरा के ऊपर उठती है, विंडवार्ड स्लोप। तो इस विंडवार्ड स्लोप पर पवन अभिमुखी ढाल पर वायु के आरोहण के कारण, वायु और बादल के ऊपर उठने के कारण वर्षा होती है। वायु के ऊपर उठने के कारण वर्षा होती है। रेनफॉल occurs at windward slope due to elevation in the air। वायु भी पवन के साथ ऊपर उठती जाती है। पवन अपमुखी ढाल पर
नंबर 2, लीवार्ड स्लोप उल्टा होता है, देख लिया है। अत्यल्प वर्षा होती है कम वर्षा होती है क्योंकि वायु नीचे उतरती है। वेरी लो रेनफॉल अकर्स at leeward slope as the air moves down. Over it. इसीलिए उसे सघन वनस्पति क्षेत्र विंडवार्ड को और उसे विरल वनस्पति क्षेत्र कहा जाता है। यानी मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी फिजियोग्राफिक स्लोप्स को या ढाल को दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं कि ये विंडवार्ड स्लोप है, ये लीवार्ड स्लोप है। तो यहाँ विंडवार्ड स्लोप पर हमें क्या मिलेगी? वर्षा। और जब वर्षा मिलेगी तो हमें यहाँ वनस्पतियां दिखाई देंगी। तो वर्षा एवं वनस्पतियां मिलती है विंडवार्ड स्लोप पर। और यहाँ हमें झाड़ियां वगैरह मिलती हैं या कभी कभार कुछ घास मिलती है। तो इस पर हमें घास एवं झाड़ियां मिलती है और इस पर हमें वर्षा एवं घनी वनस्पतियां मिलती है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक, अगर हम मान लें ये क्या है? पश्चिमी घाट है भारत का। तो समुद्र की ओर जिधर ये सागर है हमें घनी वनस्पतियां मिलती है। अरब सागर की ओर। अब स्पष्ट हो गया होगा क्योंकि इधर से आने वाला जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसके साथ ऊपर उठता है और यहाँ फिर नीचे आता है। क्लियर हो गया? तो ये अगर हम भारत के केस में भी कहना चाहें, मैप पर हमने पहले भी आपको दिखाया है, ये भारत का पश्चिमी तट है और इस पश्चिमी तट पर यहाँ ये वेस्टर्न घाट हैं और ये सकरा और यहाँ थोड़ा चौड़ा तट है भारत का। ये इंडिया का हमने हिस्सा बना दिया। लेकिन इन्हीं काले बेल्ट से इधर हम जाते हैं तो इधर से मानसूनी विंड्स आती है। तो इसलिए ग्रीन कलर यहाँ पर आपको हमने दिखा दिया। ये है ग्रीन कलर, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल।
और इधर हम जाते हैं तो फिर ये उतरते हैं, तो ये सभी रेन शैडो जोन है, जहां झाड़ियां और घास भूमियां हैं। पृष्ठ छाया क्षेत्र है। येलो कलर, रेन शैडो जोन। ये स्पष्ट हो गई होगी बात। क्लियर? तो हम लोगों ने आकृतिक कारकों को बता दिया और पवन दिशा को बता दिया। तो मुख्य भूमिका जो वर्षा वितरण में निभाते हैं वो है आपकी पवन दिशा और भू आकृतियां। इसके अलावा भी कई अन्य कारक होते हैं। विशिष्ट भू आकृतियां जैसे किसी बिंदु को तीन ओर से पहाड़ियां घेर लें, जैसे हमने कहा कि इस इलाके को भारत के उत्तरी पूर्वी भाग को ले लें। ये सिक्किम हो गया, ये भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये बांग्लादेश। तो अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये कुछ प्लेन एरिया जैसा है, जिसे हम पूर्वांचल प्लेन, पूर्वांचल यूपी का ही नहीं है, यहाँ भी कहा जाता है, और यहाँ की पहाड़ियों को हम पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। अगर हम यहाँ आ जाएं तो ये मेघालय बैठा हुआ है, और ये यहाँ पूर्वांचल हिमालय का ही हिस्सा बरैल माउंटेन रेंजेस है। यहाँ चले जाएं तो ये म्यांमार और उसके पर्वत है। थोड़ा और दक्षिण में उतर जाएं तो ये समुद्र तट है। यहाँ से अब ये बे ऑफ बंगाल है। जैसे ही हम इनको नॉर्थ की ओर देखेंगे तो ये हिमालयाज हैं। और ये यहाँ पठारी भूमियां हैं। यानी ये जो इलाका है, इसे हम रेड डॉट से दिखा रहे हैं, एक तरीके से मेघालय के दक्षिण में। तो अब जो पवन यहाँ से चली, ये विंड यहाँ ट्रैप हो जाएगी। इधर भी जाए तो पहाड़ियों पर चढ़े, इधर भी जाए तो पहाड़ियों पर चढ़े। इसलिए ये ऐसा बिंदु है यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, और इसी जगह पर हमें चेरापूंजी और मौसिन राम, ये स्थान मिलते हैं। ये भी भूआकृतिक कारकों की वजह से है। तो उत्तरी पूर्वी भारत एक अच्छी वर्षा प्राप्त करता है। यही विंड्स और जब इस पर चढ़ती हैं हिमालय पर, तो आसाम के इस मैदान पर भी रेनफॉल कराती है। तो ये भूआकृतिक कारक हैं। तो भूआकृतिक कारकों के आधार पर हम वर्षा के क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या कर सकते हैं, और हम जो सनातनी पवनें हैं उनके आधार पर वैश्विक वितरण की व्याख्या कर सकते हैं। तो वर्षा वितरण के आधार पे हमें मेंस के यहाँ पर क्वेश्चन क्या मिले, जरा लिख लें।
क्या कारण है कि गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलते हैं? पश्चिमी भाग में मिलते हैं। What is the reason warm desert are found in the western part of the continent? अब आप पवन दिशा के आधार पर, ट्रेड विंड की दिशा के आधार पर आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे। मैक्सिमम शब्द बनाएंगे 150 और मार्क्स होंगे 10 मार्क्स। 150 शब्दों में 10 नंबर के लिए। जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्या कारण है कि शीत मरुस्थल महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं? ये आप लोग पछुआ पवनों के आधार पर लिखेंगे। पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। What is the reason cold deserts are found in eastern part of the continent? ये हो गया तो ये हो जाएंगे वही 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। इस तरीके से ये हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इतना सफिशिएंट। अगला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर बात करते हैं। ओके।